हेलो एवरीवन। तो ये ड्रामा स्टार्ट होता है हमारे हीरो चैन जी के साथ, जो इस टाइम पर एक साइकेट्रिस्ट के पास बैठा हुआ था और अपना सेशन ले रहा था। इस सेशन में उसे अपनी ज़िंदगी की बहुत सी बुरी और पुरानी यादें आती हैं और हमें पता चलता है कि उसने एक बहुत ही हार्ड लाइफ गुजारी है। वो एक एमएमए फाइटर भी रहा है और इसके साथ ही उसके डैड भी एब्यूसिव थे। और यहाँ पर जब वो अपनी लाइफ की अच्छी यादों को याद करता है तो उसे एक लड़की नजर आती है और फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और पता चलता है कि वो लड़की भी आज एयरपोर्ट पर पहुंची हुई है और चैन यी के शहर टैंग सिटी में ही अपनी एंट्री कर रही है। और यही लड़की हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है। उसका नाम है मियाओ जेंग। टैंग सिटी एक छोटा सा शहर है और जब मियाओ जंग यहाँ पहुँचती है तो वो बस स्टैंड पर ही किसी को पहचान लेती है, जो कि उसका एक ओल्ड क्लासमेट था और आजकल ड्राइवर था। वो मियाओ जंग को देखकर कहने लगता है कि तुम तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे मॉडल बनकर लौटी हो, हाई स्कूल से बहुत बदल चुकी हो। क्या होटल में स्टे करना चाहोगी या अपने घर जाओगी? वो कहती है मैं अपने घर ही जाऊंगी। दूसरी तरफ चैन ये अब अपने काम पर वापस लौट चुका था। वो एक बिलियर्ड हाउस चलाता था। वहाँ पर बहुत से लोग बिलियर्ड और स्नोकर खेलने के लिए आते थे। उसे पता चलता है कि नीचे कुछ गुंडे आए हुए हैं जो उसे मिलना चाह रहे हैं। एक्चुअली वो किसी ओपोनेंट गैंगस्टर के लिए काम करते थे और उसे नीचे बुलाने के लिए वो जानबूझकर एक हाई स्कूलर को वहाँ बुली कर रहे थे। वो नीचे आता है और उसे देखकर वो कहने लगते हमें पता था यही तुम्हारी दुखती रग है, तुम हाई स्कूल गर्ल्स के साथ बुरा होते बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। वो पहले उन्हें वहां से जाने को बोलता है और ऊपर जा रहा था, लेकिन इतने में वो उसके पास्ट से रिलेटेड एक हाई स्कूल गर्ल की बात करते हैं और ये सुनते ही चैन जी को गुस्सा आ जाता है। वो वहां के दरवाजे लॉक करा देता है और बस उसके बाद वो उनकी शामत लाता उससे पहले ही एक गुंडा अपनी जेब से एक नाइफ निकालकर उसके सामने आता है, पर उसके जवाब में चैन ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता। वो ये चाकू अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसकी आंखों में इतनी वहशत थी कि जैसे उसे इन छोटी छोटी चीजों से कभी डर नहीं लगता। उसने बहुत कुछ झेला हुआ है और इसके साथ ही वो गुंडा इतना डर जाता है कि उससे माफी मांगता है और कहता है मैं अपने बॉस को बता दूंगा आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, और फिर वो वहां से भाग जाता है। उधर मियाओ जिंग एक पुरानी सी बिल्डिंग में पहुंचती है। यहाँ एक फ्लैट था जो कि चैन जी का ही था। वो इसी फ्लैट में अंदर एंटर हो जाती है। उसके पास अभी तक कीज भी थी। अंदर जाकर वो डिफरेंट सामान को चेक करने लगती है। यहाँ वो देखती है तो चैनी के कमरे में एक लड़की का सामान पड़ा हुआ था। वो आती है, वो सारा सामान पैक कर देती है और इसके साथ ही चैन जी की एक फेवरेट मूर्ति बाहर निकालती है जो कि पैक पड़ी थी और उसे सजा देती है। थोड़ी ही देर बाद चैन जी भी अपने घर वापस आ गया था। वो जैसे ही घर का दरवाजा खुला देखता है तो उसे लगता है कि यहाँ तुली आई थी। वो कहता है तुली मैंने बोला था ना मेरे किचन में ना घुसना। लेकिन वो इतने में मूर्ति देखता है और साथ ही साथ उसे एक जानी पहचानी आवाज आती है। वो वहां पर मौजूद मियाओ जिंग को देखते ही शॉक्ड रह जाता है। वो उसके लिए सूप बनाकर बैठी हुई थी। एक दफा तो वो खामोश रहता है, फिर कहता है याद नहीं मैंने तुम्हें क्या बोला था। उसने पास्ट में उसे यही कहा था कि जिंदगी भर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन वो कहती है क्यों ना दिखाती, क्यों ना यहाँ आती, ये मेरा भी तो घर है, मैंने भी यहाँ पर 10 साल बिताए हैं। और बस इसी के साथ ही हम एक फ्लैशबैक में ले जाते हैं। ये वो टाइम था जब ये दोनों ही छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। इन दोनों का ही बचपन बहुत हार्ड गुजरा था। चैन ही बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड के पास खड़ा होता था। उसके कुछ फ्रेंड्स होते थे जो छोटी मोटी चोरी किया करते थे, लेकिन चैन ही बस उनको कंपनी ही देता था। वो हमेशा किसी न किसी बहाने से उन्हें चोरी करने से रोकने की कोशिश करता रहता था। और आज तो वो कुछ एक्स्ट्रा ही सैड दिखाई दे रहा था। वो कह रहा था कि आज मेरे घर में नई मम्मी आ रही हैं, मेरे डैड को एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड मिली है, वो अपनी बेटी के साथ अब से हमारे घर में ही रहेगी। और उसी समय हमें दिखाते हैं कि मियाओ जिंग छोटी सी थी और अपनी मम्मी के साथ इस शहर की तरफ आ रही थी। मियाओ जिंग बेचारी के पास टिकट भी नहीं था। उसकी मम्मी उसका ख्याल नहीं रखती थी ज्यादा। वो बेचारी सामान के नीचे छुपने की भी कोशिश करती है और फिर उसके बाद सारी बस के सामने उन माँ बेटी का काफी तमाशा भी बनता है। लेकिन उसकी मम्मा को लगता है इन बातों की कोई फिक्र नहीं थी। उसकी मम्मा वॉशरूम गई थी और वो कुछ सामान लेकर स्टेशन पर खड़ी हुई होती है कि यहीं पर ही एक बच्चा उसे बेवकूफ बनाकर उसका सामान चोरी करने के लिए आता है। पर चंद ही पहुंच जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। वो उसे कहता है ये सामान हैवी लग रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और ऐसे ही क्या तुम किसी को भी अपना सामान दे दोगी? वो बोलती है नहीं, तुम मुझे शरीफ आदमी लग रहे हो, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी शराफत पानी लेने चली जाती है जब वो देखता है कि मियाओ जिंग की मम्मी कौन है।
वो दूर से आते हुए उन्हें पहचान लेता है। उसने अपने डैड के कंप्यूटर में इनकी फोटो देखी थी। वो पहचान जाता है कि यही मेरी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर बनने के लिए आई है। तो बस वो मियाओ जिंग का सामान लेकर वहां से भाग गया था। अब वो दोनों माँ बेटी किसी तरह से उनके अपार्टमेंट तक पहुंचती हैं। यहाँ पर मिस्टर चन उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और मियाओ जिंग को वो कमरा दिखाते हैं जो उसने और चैन जी ने शेयर करना है। वो कहते हैं यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा कॉट डालेंगे और तुम आराम से रहना। और इसके साथ ही अपनी नई गर्लफ्रेंड को वेलकम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे खाने भी प्रिपेयर किए हुए थे। मियाओ जिंग को उसकी मम्मी ने यही ट्रेन किया था कि इस घर में अच्छे से रहना, हमें यहाँ पर ठहरने की जगह मिलेगी, काम करने को मिलेगा और हम सेटल हो जाएंगे। वो बस बेचारी अपनी मम्मी की हर बात सुनती थी, कम उम्र जो थी। इतने में वहां पर चैन जी आता है, जिसे पता था कि जो गिफ्ट मेरे डैड के लिए लेकर आई है वो तो मैं चुरा कर ले गया हूँ। अब वो हंस रहा था कि इसका मजाक उड़ेगा, लेकिन यहाँ गिफ्ट के नाम पर मियाओ जिंग अपने बैग से एक पेंटिंग निकालती है जो कि एक हैप्पी फैमिली की पेंटिंग थी। और ये देखते ही डैड बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पेंटिंग तो मैं डिस्प्ले पर लगाऊंगा अपने घर में। अब रात को जब मियाओ जिंग और चैन जी कमरे में आते हैं तो चैन जी उसे काफी डराता है, कहता है ये लाइन क्रॉस ना करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर उसके बाद रात को भी उसे बुली करता है। एक छोटा सा फैन था कमरे में, वो सिर्फ उसे अपनी साइड पर कर देता है और मियाओ जिंग बेचारी पसीना पसीना हो जाती है, पर वो उसे एक शब्द भी नहीं बोलती, चुपचाप थोड़ी सी खिड़की खोलकर हवा लेने लगती है। पर झूठ ज्यादा दिन छुपता नहीं है ना। डैड को नेक्स्ट ही डे पता चल जाता है कि चैन जी ने क्या चोरी की थी मियाओ जिंग के पास से। अब वो उसे सजा दे रहे थे और कहते हैं कि 1 घंटा तुम इसी पोजीशन में खड़े रहोगे। मियाओ जिंग और उसकी मम्मी उसे सजा से बचाने की कोशिश कर रही थी। ये सब उन्होंने खुद डैड को नहीं बताया था, बल्कि शॉप वाले अंकल ने बता दिया था। और यहीं पर ही वो सजा के तौर पर कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी की फेवरेट मूर्ति अब मैं बैक रूम में ले जाऊंगा। और बस चैन जी अपनी मम्मी को लेकर बहुत पॉजेसिव था और इन सारे लोगों के बीच यहाँ खींचातानी स्टार्ट हो जाती है डैड को रोकने के लिए, और इसी बीच वो मूर्ति गिर गई थी। उस मूर्ति से चैन जी को बहुत लगाव था और उसे फिक्स करने के लिए मियाओ जिंग रिवर साइड पर क्ले तलाश कर रही थी कि यहीं पर ही चैन जी उसे देख लेता है, कहता है मेरी मूर्ति के साथ क्या कर रही हो, और उससे वो छीन लेता है, उसे पीछे धक्का देता है। वो पानी में गिर गई थी, उसे तैरना नहीं आता था, वो मदद के लिए चिल्लाए जा रही थी और चैन जी था कि आगे बढ़ता चला गया था। थोड़ी देर बाद मियाओ जिंग को होश आता है तो वो अपने घर में थी, अपनी मम्मी के पास। वो कहती है चैन जी को मैंने बहुत आवाजें दी लेकिन उसने मुड़कर भी नहीं देखा, वो चाहता तो मुझे बचा सकता था, आज मैं मरते मरते बची हूँ। मम्मी कहती है पता नहीं किसी भले इंसान ने तुम्हें देखा था और तुम्हें बचा लिया था, तुम बस थोड़ा सा और बर्दाश्त करो, यहाँ पर मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और फिर ये तुम्हें बिल्कुल बुली नहीं करेगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन बाहर खड़ा चैन जी ये सारा कुछ सुन रहा था और इसके साथ ही फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि डूबते हुए चैन जी ने ही जाकर बहुत मुश्किलों से बचाया था, और जैसे ही उसे होश आया था वो वहां से चला गया था। अब बस वो इस मूर्ति को संभाल कर पैक करके रख लेता है क्योंकि इसकी वजह से मियाओ जिंग की लाइफ खतरे में पड़ी थी, उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब जब वो कमरे में आती है तो वो उससे कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड तुम्हारी मम्मी से शादी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, और तुम यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, दुश्मन। वो भी उससे कहती है कि तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, मैं यहीं पर ही रहूंगी, कहीं नहीं जाने वाली। और बस इसी के साथ ही काफी साल बीत जाते हैं। वो दोनों स्कूल भी जा रहे थे और चैन जी जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ था उसने अपने डैड से बगावत शुरू कर दी थी। वो बाहर कहीं जाकर रहता था, खुद ही पार्ट टाइम छोटी छोटी जॉब्स करता था और लोगों के सामने मियाओ जिंग का तमाशा बनाने के लिए कहता था कि मेरा डैड अब मुझे नहीं पालता क्योंकि उसे पालने के लिए एक और बेटी जो मिल गई है। लेकिन यहाँ पर मियाओ जिंग आकर उसे पैसे देती है जो कि उसके डैड ने उसे भेजे थे और कहती है कि मैं किसी का हक नहीं मार रही, तुम अपनी मर्जी से बाहर हो। कभी कभार वो घर आया भी करता था, उसका सामान वहाँ पड़ा होता था और सीधे रास्ते से नहीं बल्कि खिड़की से कूद कर आता था। वो स्टार्ट से ही बहुत उल्टे सीधे और अपनी एज से बड़े काम किया करता था। मियाओ जिंग को बुली करना उसकी फेवरेट हॉबी था, लेकिन फिर भी वो हमेशा खामोश रहती थी। वो दोनों एक ही मिडिल स्कूल में थे और जैसे ही मियाओ जिंग को पता चलता है कि अम्यूजमेंट पार्क में उनका ट्रिप जा रहा है, वो खुश होने की बजाय सैड हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ पर चैन जी और उसके फ्रेंड्स जो ऊपर की क्लास में थे वो उसे बुली करेंगे। और ऐसा ही होता है, वो भागने की तो कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं आओ ना, मैं अपनी छोटी बहना का अच्छे से ख्याल रखूं। और फिर इसके साथ ही वो बम्पर कार में जाकर बैठ जाता है ताकि अच्छे से उसे बुली कर सके।
लेकिन जैसे ही उसे वहां पर करंट और इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें दिखती हैं वो घबरा जाता है, बस एक कोने में सहम कर बैठा रहता है और मियाओ जिंग वहां से भाग जाती है। ये उसका एक फोबिया था, और ये फोबिया क्यों था इसके बारे में मियाओ जिंग को पता चल जाता है। एक दिन वो घर आई थी, जल्दी ही आ गई थी, तो उसे मालूम पड़ता है कि मिस्टर चन अपने बेटे को अब्यूज करते थे, उसे डराते थे, उसे टॉर्चर करते थे, और वो भी इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू। इसीलिए वो बेचारा बम्पर कार में जाकर इतना डर गया था। वो उसे बुरा भला कहते थे कि तुम अपनी माँ के जैसे हो। मियाओ जिंग बेचारी बच्ची थी, डर जाती थी, उसे प्रोटेक्ट तो नहीं कर पाती थी, लेकिन रात को जब वो डर से कांप रहा था, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, तो वो उसके पास एक सूप लेकर आती है और उसे खाना खिलाती है। कहती है मैंने कुछ भी नहीं देखा। और ये टाइम था कि जब चैन जी का दिल भी पिघल जाता है। वो कहता है आज के बाद मैं तुम्हें कभी बुली नहीं करूंगा। अब चैन जी के फ्रेंड्स और मियाओ जिंग अक्सर इकट्ठे ही घूमते थे। कुछ साल तो जब तक वो बच्चे थे फ्रेंड्स बनकर घूमते रहे, लेकिन उसके बाद उनके बीच थोड़े बहुत फासले आ गए थे। वो एडल्ट हो चुके थे। मियाओ जिंग हाई स्कूल में पहुंच गई थी, जबकि चैन जी वो शायद हाई स्कूल अब तक तो पास कर चुका होगा, और बड़े होकर वो बहुत जवान और स्ट्रांग बना था। मियाओ जिंग को अपनी मम्मी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती थीं। आजकल वो बहुत ज्यादा सजने संवरने पर तवज्जो देती थी और अपने ऑफिस डिनर्स में बहुत सारा टाइम बाहर गुजारती थी। ऐसा लग रहा था कि मियाओ जिंग की मम्मी और चैन जी के डैड इनकी अब आपस में बनने वाली नहीं है। आज का दिन तो मियाओ जिंग की बर्थडे थी। वो चाहती थी कि उसकी मम्मी उसके लिए भी कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले, उसके साथ समय बिताएं, लेकिन उसकी मम्मी को बस अपने कामों की पड़ी होती है। वो उसे कहती है बस पकड़कर चली जाना, और खुद चली जाती है। अब वो मीटिंग के लिए एक जगह पर जा रही थी, और यहीं पर ही चैन ही उन्हें देख लेता है उनके बॉस के साथ। उनके बॉस के साथ वो बहुत क्लोज दिख रही थी, और उसका बॉस कह रहा था कि कल यॉट में एक पार्टी अपनी बेटी को भी लेकर आना, खूब इंजॉय करेंगे। मियाओ जिंग काफी देर वेट करती है कि शायद कोई तो मेरे साथ आएगा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन फिर अकेले ही छोटा सा केक काटने लगती है। पर जैसे ही वो विश करती है, उसे सामने दिखता है कि उसे कंपनी देने के लिए चैन जी वहाँ मौजूद है। उसे ये तो नहीं बताता कि मैं स्पेशल तुम्हारे लिए आया हूँ, बस इतना जरूर कहता है कि हैप्पी बर्थडे, और क्या तुम कल कहीं बिजी हो, अगर फ्री हो तो घर पे ही रहना, कहीं बाहर ना जाना। एक्चुअली उस यॉट पर कुछ गलत होने वाला था, इसी बारे में चैन जी को पता था, और वो पहले ही उसे चेतावनी देकर जा रहा था। अब रात को मम्मी ड्रंक होकर घर वापस आती हैं और खुश हो रही थी कि मिस्टर चैन अभी तक वापस नहीं आए, और फिर कह रही थी कि तुम्हें पता है मैं टॉप 3 एम्प्लॉयज में से हूँ, और कल एक पार्टी होनी है, उसमें तुम भी मेरे साथ चलना, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे खाने होंगे, हम मिलकर खाएंगे। मियाओ जिंग की जिंदगी में एक उसकी माँ ही तो थी, वो हमेशा उसकी मैनिपुलेशन में आ जाती थी, अब भी आ जाती है। जबकि उधर चैन ये शहर में बहुत सारे छोटे छोटे काम करता था। एक बिलियर्ड हाउस में भी जॉब करता था। यहाँ पर उसे एक डिलीवरी का काम मिलता है। उसे मालूम पड़ता है कि उसे कुछ मारने पीटने का सामान एक यॉट में डिलीवर करना है, लेकिन उसका काम सिर्फ डिलीवरी तक का था। आगे वो किसी भी इलीगल काम को हाथ नहीं लगाता था, न कभी मारपीट में हिस्सा लेता था। और इस यॉट में वही पार्टी चल रही थी जो कि मियाओ जिंग की मम्मी की कंपनी की थी, और उसने यहाँ पर बहुत तरक्की की थी, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं, बल्कि अपने बॉस का दिल जीत कर। लेकिन यहाँ पर बेचारी मियाओ जिंग सी सिक हो जाती है। उसका दिल घबरा रहा था, पर उसकी मम्मी को कोई परवाह नहीं थी। वो उसे बस अपने कोलीग से और अपने बॉसेस से मिलवा रही थी और बता रही थी कि ये कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उस बेचारी ने कुछ अभी तक खाया पिया भी नहीं था। वो जाती और कहीं पर वॉमिट कर रही थी कि यहीं पर ही खड़ा हुआ उसे चैन जी देख लेता है। चैन जी को पता चलता है इसकी तबीयत खराब है, इसे कोई संभालने वाला भी नहीं है, और एक आदमी था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसे तंग कर रहा था। बस पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो डिलीवरी करके वापस नहीं जाता बल्कि अंदर पहुंच जाता है। वहां पर जैसे ही अटैक शुरू होता है, लोग इधर उधर भाग रहे थे, और मियाओ जिंग की मम्मी को उसका बॉस साइड पर लेकर चला गया था, और मियाओ जिंग को चैन जी प्रोटेक्ट करता है। वो उसकी ढाल बन गया था, उस पर एक आंच भी नहीं आने देता। मम्मी को तो बॉस बोट में बिठा लेता है और वो लोग रेस्क्यू करके भाग जाते हैं। वो चिल्ला तो बहुत रही थी कि मेरी बेटी पीछे रह गई है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के लिए उन्होंने कोई फर्म स्टैंड नहीं लिया था। अब चैन ही को यहाँ पर एक वाटर स्कूटर दिखाई देता है। वो उस पर बैठता है और कहता है मियाओ जिंग को कि कस के मुझे पकड़ लो, और फिर उसे प्रोटेक्ट करते हुए वहां से बाहर ले जाता है। अब फाइनली वो सेफ्टी में आ चुकी थी। वो चुपचाप अपना जैकेट भी साइड पर फेंकता है ताकि मियाओ जिंग खुद को कवर कर ले। अब उसके बाद वो घर जा रही थी, लेकिन ऊपर से मम्मी और डैडी की लड़ने की आवाजें आ रही थी। मम्मी कहती थी कि जाकर मेरी बेटी को तलाश करो, और डैडी थे कि हिल ही नहीं रहे थे। ये सारा कुछ सुनने के बाद मियाओ जिंग का वापस जाने को मन नहीं करता। वो मुड़ती है और चैन जी से कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया।
वो उसे उसकी पसंद का खाना खिलाने लेकर जाता है। वो इस टाइम पर 18 का हो चुका था, ड्रिंक कर सकता था। मियाओ जिंग कहती है मैंने भी टेस्ट करना है, लेकिन वो उसे शट अप करता है और उसके लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आता है। आज मियाओ जिंग का मूड था उसका कुछ ज्यादा ही खर्चा कराने को, तो वो वापसी पर जाते हुए फ्रूट्स भी ले लेती है और फिर कहती है कि मुझे कुछ डिजर्ट्स भी खाने हैं। मतलब उसकी सारी विशेष पूरी करने के बाद चैनी उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए आता है। घर वो अक्सर रहा ही नहीं करता था, बस मियाओ जिंग को छोड़ने के लिए आया था। वो अंदर चली जाती है, लेकिन जब जाती है तो पता चलता है कि मम्मी और डैडी आपस में लड़ रहे थे। मिस्टर चैन को पता चल गया था कि वे मियाओ जिंग की मम्मी आजकल अपने बॉस से बहुत क्लोज हैं। वो उससे लड़ने लगता है और इस बात पर वो जवाब में कहती है कि तुमने तो हमारे रिश्ते को कोई ऑफिशियल नाम ही नहीं दिया, अब मेरी मर्जी में जो मर्जी कर। और बस उनकी लड़ाई आगे बढ़ती है। मियाओ जिंग चुपचाप खड़ी सुन रही थी दरवाजे के पास में ही, लेकिन उसका अंदर जाने को मन नहीं कर रहा था। चैन ये को समझ आ जाती है, वो हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ बाहर ही ले जाता है। अब दरवाजा बंद होने की आवाज आई थी। मम्मी को इतना जरूर पता चल गया था कि मेरी बेटी आ गई थी और मुड़ कर गई है। और बस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।